और फिर अब इस पे हम क्या कर सकते हैं, अगर फिर भी कोई तालीमी इदारे में कुछ करना है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सेल्फ असेसमेंट्स बच्चों के लिए प्लान की जाए और बच्चे उसको क्रिएट करें। मिसाल के तौर पर मैं वो वाली एग्जांपल देता हूँ, नमाज वाली। अगर मैं आप सब लोगों को ये कहूँ, अब बल्कि ये एक्सरसाइज अभी हम कर लेते हैं, जो हम नमाज पढ़ते हैं, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने लिए कुछ सेल्फ असेसमेंट तैयार करें, कुछ सवालात लिखें अपने आप को चेक करने के लिए, अपनी नमाज को और अपने बारे में इवैल्यूएट करने के लिए ना, कितने सवालात आपके जहन में आते हैं आप लिखें। मैं आपको 5 मिनट्स देता हूँ, जो सवाल आपकी समझ में आया आप लिखें और फिर उसके बाद हम इसको शेयर करेंगे। चैट में ना जो आपने सवालात लिखे हैं वो ज़रा शेयर कीजिए, उसमें से कोई 1-2 सवाल शेयर कीजिए। बहुत सारे आ जाएंगे, हर एक कोई 1 या 2 सवाल जो उसने लिखे हैं वो ज़रा चैट में डालें। सवाल आने शुरू हो रहे हैं। क्या मुझे अल्लाह से बात करने का तजर्बा हो रहा है? क्या मैं वक्त पे पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ? Am I able to hush away my thoughts of worldly chores at the time of नमाज? या क्या नमाज मुझे बेहयाई और बुरी बातों से रोक पाई है? क्या मैं नमाज के लिए पहले से फिक्रमंद होता हूँ उसके औकात से मुताल्लिक़? क्या मैं रोज़ की नमाज को पढ़ने से पहले उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार होता हूँ? क्या मैं अल्लाह से करीब हो रहा हूँ? क्या नमाज का हक़ अदा किया है? मैं नमाज क्यों पढ़ रहा हूँ? क्या मैं इसे आखिरी नमाज समझ के पढ़ता हूँ अपनी हर नमाज को? ये जो सवालात अभी आपने लिखे हैं, क्या ये सवाल कोई और किसी एग्ज़ाम के थ्रू आपसे पूछ सकता है? ये जो सवाल आपने अपने आप से किए हैं, इससे जो फ़ायदा आपको हुआ है वो सलात के ऊपर इम्तहान देने से नहीं हो सकता। इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि अब जो आपने सवालात किए हैं वो अपने उस वजूद से मुताल्लिक़ हैं जो बिल्कुल हिडन है, जिसके बारे में सिर्फ आप ही जानते हैं, और जो आपका लार्जर सेल्फ है, जो आपका एक्चुअल सेल्फ है, जो आपका इनर सेल्फ है। आपने सारे सवालात अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुताल्लिक़ किए हैं, ज़्यादातर सवाल ऐसे किए हैं। ये सवाल एग्ज़ाम में कभी भी नहीं पूछे जा सकते और एग्ज़ाम की कैपेसिटी में नहीं है। ये बताइए ये सवाल अहम है या नहीं है? यानी रकअतों की तादाद क्या है, इसमें कितने फ़र्ज़ हैं, इसमें कितने नफिल हैं? इस सवाल के मुकाबले में ये सवाल बराबर का अहमियत रखता है या ज़्यादा अहमियत रखता है? बात समझ आ रही है? ये सवाल कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो काम है इसको हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट अगर हम बच्चों से, यानी अब जो मैं रिकमेंडेशंस 3 रिकमेंडेशंस दूंगा, एक रिकमेंडेशन ये है कि हम सेल्फ असेसमेंट्स बच्चों से प्रिपेयर करवाएं और कोशिश करें कि जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, ड्राइंग या आर्ट का कोई सब्जेक्ट है, आप बच्चों से पूछें कि एक अच्छे आर्ट वर्क की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। मतलब वो खुद, मतलब तुम अपने आर्ट वर्क को कैसे इवैल्यूएट करोगे? अपने आर्ट वर्क को इवैल्यूएट करने का एक क्राइटेरिया बनाओ। जैसे जैसे इल्म आता जाएगा वो क्राइटेरिया खुद ही इंप्रूव होता जाएगा। तुम अपने रोज़े और अपनी नमाज को इवैल्यूएट करने का क्राइटेरिया बनाओ। एक अच्छे स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, एक अपने लिए चेकलिस्ट बनाओ, खुद ही बनाएगा एक अच्छे, और वो अपने आप से सवाल करेगा, क्या मैं ऐसा करता हूँ, क्या मैं यूं हूँ, क्या मैं यूं हूँ, अपने बारे में सवाल करेगा। इवन अगर उसने कोई पीस ऑफ राइटिंग लिखा है तो वो अपने पीस ऑफ राइटिंग को इवैल्यूएट करने के लिए एक क्राइटेरिया उससे कहें कि वो बनाए, और वो अपने लिए बनाए, उस क्राइटेरिया पे अपनी राइटिंग को इवैल्यूएट करें। ये है सेल्फ असेसमेंट। और इसके अंदर हम कभी कभी ये भी कर सकते हैं कि हम कोई सेल्फ असेसमेंट टूल यानी हम डेवलप करें, या हम कहीं से अगर हमें अच्छा मिलता है तो वो लें और वो बच्चों से शेयर करें कि भाई मिसाल के तौर पर अपनी नमाज का जायज़ा लीजिए। फ़र्ज़ कीजिए हम एक हैंडआउट बनाते हैं जिसके ऊपर लिखा है अपनी नमाज का जायज़ा लीजिए, और उसमें 20 सवालात लिखे हैं जो अपनी नमाज का जायज़ा लेने से मुताल्लिक़ हैं। और वो जो सवालात हैं, अगर ये सवाल किसी ने एग्जाम में पूछना शुरू कर दिए ना तो इसकी स्पिरिट खत्म हो जाएगी। अगर इन सवालों के ऊपर नंबर देना और ग्रेड देना शुरू कर दिया तो इसकी जो रूह है वो खत्म हो जाएगी, फिर मकसद फौत हो जाएगा। इसका तरीका यह है कि ये सवाल इसको दिए जाएं और ये खुद अपने आप को इन सवालों के सामने रखे और उसको इवैल्यूएट करे, और इसका रिस्पॉन्स हमसे शेयर ना करे, अपना कोई रिफ्लेक्शन शेयर करना चाहे तो करे। ये जो एजुकेशनल प्रोसेस है ना, जिसमें बच्चा सेल्फ
असेसमेंट करता है, उस पर अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है और अपनी रिफ्लेक्शंस को अगर कंफर्टेबल होता है तो शेयर करता है, ये सबसे कीमती एजुकेशनल एक्सपीरियंस होता है। ये बहुत अच्छा, इसके ऊपर फिर डिस्कशन, कॉन्वर्सेशंस, वो एक अच्छी चीज़ होती है। ये चीज़ बहुत अहम है। तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है पोर्टफोलियोज। बच्चों के पोर्टफोलियोज डेवलप हो, जिसमें अगर उनकी जो भी अचीवमेंट्स हैं या जो भी उन्होंने काम किया है और जो भी उनकी फाइंडिंग्स हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनकी राइटिंग्स हैं, उनके जो काम हैं, उन सब को वो कहीं कलेक्ट करें और उन सब को ऑर्गेनाइज करें। तो जो पोर्टफोलियो है वो खुद जो फॉर्मल एग्ज़ाम्स या असेसमेंट से हट कर हम क्या कर सकते हैं, वो पोर्टफोलियोज बनवा सकते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि प्रोजेक्ट्स में इंगेज किया जाए, और प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। वो खुद एक बच्चों को अपनी सलाहियतों का इजहार और डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपनी एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं, उसको इस्तेमाल का भी मौका मिलता है। और हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो प्रोजेक्ट्स में जब कर रहे हैं तो हमें बहुत कुछ पता लगता है कि ये टीम वर्क कितना कर रहे हैं, एक दूसरे को कबूल कितना कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए शेयरिंग कितना कर रहे हैं, अपने कॉज को ओन कितना करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी एक एजुकेशनल वैल्यू बहुत है, और एक इनफॉर्मल असेसमेंट का जो जस्टिफाइड पर्पस है वो भी सर्व हो जाता है। उनको तो महसूस नहीं हुआ कि हम उन्हें चेक कर रहे हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा ज़रूर हो गया कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ खड़े हैं। तो ये मुख्तलिफ इस तरह के कामों के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, और ये काफ़ी है हमारे लिए। तो अब ये जो सारी बात मैं कर रहा हूँ, इसमें अब एक सवाल ये पैदा होता है कि भाई हम क्या करें, हम बोर्ड के एग्ज़ाम्स को तो कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स को कुछ नहीं कर सकते, आप उसे कुछ ना करें फ़िलहाल। लेकिन जो ग्रेड 8 तक के जो एग्ज़ाम्स हैं, प्री स्कूल से लेके और प्राइमरी और लोअर सेकेंडरी, या जो भी टिल ग्रेड 8, वहाँ तक तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, और उसको तो हम एग्ज़ाम फ्री और स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा, अगर हमने एग्ज़ाम्स नहीं लिए और फ्यूचर में उसने एग्ज़ाम्स देने हैं, तो फिर क्या वो एग्ज़ाम्स तो फिर वो देगा ही नहीं? ऐसा नहीं है, बल्कि बच्चे जब वो मैच्योर होते हैं और उन्हें समझ आता है कि अच्छा, मुझे अगर फ़लाँ कॉलेज में या फ़लाँ यूनिवर्सिटी में जाना है और उसके लिए ये एग्ज़ाम रिक्वायर्ड है, तो वो खुद ही उसको, मतलब उनके पास उसकी एक रीज़न होती है और वो खुद उसको ऑप्ट करते हैं। तो अगर उसने खुद उसको लिया है तो फिर वो उसको अपने उससे करेगा। लेकिन बहरहाल उसके अंदर भी हमें अपनी तरफ से उसको स्ट्रेस या प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। हमें उसको इस चक्कर में नहीं डालना चाहिए कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी में लाजमन लेना है, अगर वहाँ फ़लाँ कॉलेज या फ़लाँ यूनिवर्सिटी में तुमने नहीं लिया तो बस फिर तो बहुत बुरा होगा। ऐसा नहीं करें, प्रेशराइज नहीं करें, इतनी एक्सपेक्टेशन उससे इतनी ज़्यादा ऐसी स्पेसिफिक नाम इस तरह लगा लें कि वो एक्सपेक्टेशंस का जबर या तवक्कुआत का जबर पैदा हो जाए। तो बिल्कुल रिलैक्स मामला करें। ठीक है बेटा, जहाँ यहाँ हो जाए तो भी ठीक है, किसी और यूनिवर्सिटी में हो जाए तो भी ठीक है, और अगर नहीं हो तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी में जाना फ़र्ज़ हो, तो जो मर्ज़ी करो, कोई मसला नहीं है, आराम से। असल चीज़ है तुम्हारा इल्म, असल चीज़ है तुम्हारी जहनी सेहत, असल चीज़ है तुम्हारा अखलाकी वजूद, असल चीज़ है तुम्हारा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, असल चीज़ है तुम्हारी ज़िंदगी की मानवियत। ये चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। हम तुम्हें इतना ह्यूज एक ऐसा जहनी तनाव देकर और तुम्हें इतना चक्कर में डालें, इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। और वो दे देते हैं इम्तहान भी, अगर उन्हें देना होता है ना। मैं ऐसे सैकड़ों बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ का पहला एग्ज़ाम डायरेक्ट बोर्ड एग्ज़ाम ही दिया, उससे पहले उन्होंने नहीं दिया। बाज़ और भी ममालिक हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्स नहीं लेते। आपके इल्म में है, दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पहला इम्तहान बच्चों का 15 साल की उम्र में लिया जाता है, उससे पहले नहीं लिया जाता कोई फॉर्मल एग्ज़ाम। लेकिन पाकिस्तान में और बहुत सी और सोसाइटीज़ में भी, मुझे सिर्फ पाकिस्तान की बात क्यों करूं, मैंने जो अभी डेटा आपसे नफ्सियाती मसाइल का शेयर या वो सुसाइड्स की टेंडेंसी का शेयर किया, वो तो यूएस का डेटा शेयर किया ना, इसलिए कि वहाँ रिसर्च और डेटा मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, वो तो डेटा बहुत कलेक्ट होता है, तो वहाँ का एक डेटा है। हमारे यहाँ इतना डेटा कलेक्ट नहीं होता, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर वहाँ का डेटा ये है तो पाकिस्तान का डेटा क्या होगा या इंडिया का डेटा क्या होगा। ये आपको बहुत अच्छी तरह, मुझसे ज़्यादा बेहतर आपको अंदाज़ा है कि अगर यूएस के अंदर इतने फ़ीसद लोग इस तरह की टेंडेंसी में हैं तो यहाँ तो क्या मसाइल होंगे। पिछले 15-20 सालों में नफ्सियाती वार्ड्स में और नफ्सियाती अस्पतालों में और नफ्सियाती क्लिनिक्स में बच्चों का लाया जाना, इसका रेशो बहुत बढ़ गया।
मतलब पहले ये होता था कि नफ्सियाती प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ इस नौइयत के नहीं होते थे, लेकिन अब ये इतना ज़्यादा हो गया है और वो 8 साल और 7 साल और 10 साल के बच्चे हैं और उन्हें इतना एकेडमिक स्ट्रेस है। तो ये एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, इसको ठीक होने की ज़रूरत है। हम तालीम के अमल को बहुत सहूलत और आसान कर दें, नहीं तो ये हम बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और ये सिर्फ स्कूलों की बात नहीं कर रहा, मैं मदारिस की भी बात कर रहा हूँ। और मैं सिर्फ मदारिस और स्कूल भी नहीं, बहुत सारे होम स्कूलर्स भी, ये भी एक, इसको भी ज़रा क्लियर कर लें। होम स्कूलर्स का की खुशफहमी ये है कि चूंकि हम स्कूल नहीं भेज रहे हैं ना, तो यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। स्कूल में ना बच्चे को एक सहूलत होती है, वो बता देता हूँ। वो ये होती है कि जब वो टीचर से छुपने के रास्ते और मौके बहुत उसको मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो किसी बच्चे के पीछे छुप जाता है, कहीं इधर उधर हो जाता है, वो अचानक उसे लगता है अभी ये सबका एग्जाम लेंगे, वो कहता है मैं पानी पीने जाऊँ, वो बाहर निकल जाता है, इधर उधर घूम के आ जाता है। फिर दोस्तों से मिलने के बाद उसका गम हल्का हो जाता है, तो वो अपना स्ट्रेस रिलीज करने के मौके भी बहुत होते हैं। घर में तो अम्मी के सामने तो अब वो कहाँ जाएगा इधर से उधर, वो तो एक बच्चा है और एक अम्मी है, 1:1 का रेशो है। और अब तो उसको छोड़ना नहीं है, हर वक्त उसके ऊपर रडार और उसके ऊपर सारा जो है कैमरा ऑन है। बहुत जुल्म है बच्चों के साथ। कुछ होम स्कूलर्स के साथ एक और मसला है, वो इस दबाव में है कि जब से हमने होम स्कूलिंग शुरू की, अब सब लोग पूछ रहे हैं कि इसको कितना आ गया। तो लोग तो वही जजमेंटल ऑब्सेशन में है, तो अब हम हर वक्त ये तैयारी करा रहे हैं कि कहीं लोगों के सामने हमारी बेइज्जती ना हो जाए। अजीब सी हरकतों और चक्करों में है। अरे भाई रिलैक्स हो जाए। आप कहें मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं पढ़ा रहा, इसे हमने कुछ नहीं सिखाया, जो सीखेगा मर्जी है, खुश है हम, आप बेफिक्र हो जाएं। आप बिल्कुल एक क्लियर जवाब दे दीजिए कि आप अपने बच्चे को गैर ज़रूरी तौर पर इन चक्करों में, दबाव में नहीं डाल रहे, आप अपने बच्चे को रेस का घोड़ा नहीं बना रहे। तो रेस का घोड़ा बनाने की अगर आरजू होम स्कूलिंग कराने के बावजूद आपके दिल में पैदा हुई है, तो आप तो ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, बेहतर है आप उधर ही भेज दें। मैंने 4-5 बातें शुरू में की ना, ज़बान का मसला है, नानी नाना दादी दादा की ज़बान उसे नहीं आती। फिक्स्ड करिकुलम का मसला है, आपने तय कर लिया इतने अरसे में ये काम कराना है, क्यों किया आपने, आप छोड़ दें उसे। सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, उसके हवाले से सोचा ही नहीं जा रहा। असल में स्कूलों को भी एक फ्रेमवर्क पीछे से मिला। और कुछ लोग ये सवाल भी करते हैं कि भाई अल्लाह भी तो इम्तिहान लेता है और जिंदगी भी तो इम्तिहान है, ये भी एक सवाल है। तो आप जिंदगी का इम्तिहान ही उसको देने दें। इस वाले इम्तिहान के चक्कर में वो जिंदगी के इम्तिहान में नाकाम हो रहा है, और अल्लाह ने जो इम्तिहान लिया है उसी इम्तिहान के लिए आप उसे तैयार कीजिए। ये 3 घंटे वाले इम्तिहान की तैयारी के चक्कर में आखिरत के इम्तिहान पसे पुष्ट चले जाते हैं, इसको समझिए।